नमस्कार, वीआईपी न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जीत हार के साथ मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। जी हां, मंथन के दौर के साथ साथ आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इस बंपर जीत का श्रेय पीएम मोदी और उनकी रणनीति को दिया जा रहा है। पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत को कार्यकर्ता 2024 का ट्रेलर बता रहे हैं। तो वहीं गुजरात में प्रचंड जीत के बावजूद पहले दिल्ली नगर निगम और अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार ने मिशन 2024 के लिए विपक्ष की उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। हालांकि विपक्ष की एकता की राह में फिलहाल कांटे नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहने के बावजूद प्रियंका की सक्रियता से हिमाचल चुनाव में मिली जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को जनादेश तो मिल गया, लेकिन पार्टी में सीएम पद के लिए कई चेहरे अपने दावे पेश कर रहे हैं। इस रेस में कांग्रेस चीफ प्रतिभा सिंह का नाम सबसे आगे है, लेकिन हिमाचल में सीएम पद का संग्राम जारी है। और इसके अलावा यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ लोकसभा और विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे दिलचस्प रहे। जहां उपचुनाव ने लोकसभा चुनाव 2024 का गणित बिगाड़ दिया, तो वहीं भाजपा सपा ने एक दूसरे को बड़े झटके भी दिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी भले ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल होने पर कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। नतीजों के बाद एक तरफ जश्न के साथ मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है, तो वहीं कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। क्या गुजरात, हिमाचल के नतीजे तय करेंगे 2024 की तस्वीर? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन देख लेते हैं जीत के बाद प्रतिक्रिया। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। और मैं इस बात को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितनी जमानतें जब्त हुई, किसकी हुई, कोई चर्चा नहीं। हिमाचल में इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितने लोगों की जमानत जब्त हुई, कितने लोगों का बुरा हाल हुआ, कोई चर्चा नहीं। भाइयों बहनों, उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार है। विकास के लिए सहयोग मिला है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए उनका प्यार मिला है, उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि के सब लोग उनके जीवन भर एहसानमंद रहेंगे। वो ऋण हम चुकता नहीं कर सकते हैं। हर क्षेत्र में विकास हुआ है और स्वाभाविक रूप से उस विकास का श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। चुनाव की कैंपेन में भी उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका मार्गदर्शन भी किया, हम सबको सहयोग भी दिया। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हमने हिमाचल प्रदेश में कैंपेन को आगे बढ़ाया और उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। भाई अमित शाह जी का और केंद्रीय नेतृत्व जो भी हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए आए, उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हो गया है, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ ना उसके लिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है और हम देखेंगे, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जहाँ कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे और लड़ते रहेंगे। 2 राज्यों में चुनाव हुए, हिमाचल और गुजरात।
हिमाचल में हम चुनाव हारे नहीं, बदलाव होते रहा है वहां, लेकिन हम 1% मत के अंतर से केवल चुनाव हारे हैं। इसलिए मैं हिमाचल की जनता को भी धन्यवाद दूंगा। लेकिन गुजरात ने जो इतिहास रचा है, गुजरात की जनता ने गुजरात के अपमान का बदला लिया। मोदी आज गुजरात के लिए एक आन मान शान है। आज मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस आज वहां मात्र 17 सीटों पे अटक गई है और वो 17 सीट मत प्रतिशत भी 18% उसके मत गिर गए। ये आत्मचिंतन का है। एक बहुरूपीय भी वहां गए, बहुरूपीय को भी उन्होंने तो कह दिया था मैं ही सरकार बना रहा हूं। तो आत्ममंथन, चिंतन और जश्न के माहौल के बीच हिमाचल की स्थितियां भी देखने लायक हैं, क्योंकि सुबह से लगातार घमासान जारी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनसे चर्चा करेंगे। इससे पहले परिचय आपका करवा देती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से आशीष तिवारी जी। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। नमस्कार सर। धन्यवाद। और साथ ही कांग्रेस से जुड़ रहे हैं नीलाभ शुक्ला जी। सर, बहुत स्वागत है आपका नीलाभ जी। नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी। खिलावन चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, जिस तरीके से नतीजे आए गुजरात हिमाचल के नतीजों के बाद, अब एक तरफ जश्न दूसरी तरफ मंथन, लेकिन जहां पर गुजरात में बम्पर जीत के साथ ही ये ऐलान कर दिया गया कि एक बड़े जलसे के साथ, एक बड़े जश्न के साथ भूपेंद्र पटेल सीएम होंगे, जो कि अब शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे। तो वहीं हिमाचल, जहां कांग्रेस के लिए खुशी की लहर थी कि हिमाचल पर कब्जा हो चुका है, लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम देखा जा रहा है, सुबह से ही अब जीत के बाद पेच फंस चुका है। सीएम पद का दावेदार कौन होगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए सुनीता, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि गुजरात में निश्चित रूप से बम्पर जीत मिली है भाजपा को, और कांग्रेस तो अब वहां नेता प्रतिपक्ष बनाने के लायक 30 सीट नहीं जीत पाई। 19 सीट की जरूरत है नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए, लेकिन उनके पास सिर्फ 17 सीट है। तो बहुत शर्मनाक मैं कहूँगा कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को भी, कार्यकर्ताओं को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी हालात होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो रिकॉर्ड टूटे, कई रिकॉर्ड टूटे। माधव सिंह सोलंकी 149 सीट से सबसे सर्वाधिक, गुजरात में सबसे सर्वाधिक सीट कांग्रेस की आई थी 87 में। उसके बाद का रिकॉर्ड भी टूट गया। मोदी का खुद का रिकॉर्ड था 127 सीटों का, वो रिकॉर्ड भी टूट के आप देखिए कि कितनी मजबूत जीत, 156 सीटों की जीत, 156 सीटों के अंतर से जीत, अंतर से नहीं, 156 सीट प्राप्त करके जीत। तो ये सब स्पष्ट संकेत है कि गुजरात में मोदी का जादू चला, मोदी का मैजिक चला, मोदी की नीतियों की, उनकी रणनीतियों की मैजिक चली। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहूंगा। देखिए, आरएसएस के बारे में अभी आशीष जी बैठे वो जानते हैं अच्छी तरीके से। आरएसएस सीधे चुनाव में नहीं कूदती, बल्कि आरएसएस जो है फील्ड में जो काम होता है, फील्ड में जो दिखाई देता है, उसको समय समय पर भाजपा के नेताओं को, भाजपा के संगठन को, भाजपा के कर्ता धर्ता लोगों को अवगत कराते रहते हैं। गुजरात में एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि गुजरात में मौजूदा जो 99 सीट थी पिछली सरकार में भाजपा की, उसमें से 40 विधायकों को बदल दिया गया, उसमें 3-4 मंत्री भी शामिल हैं। क्यों हुआ ये? आरएसएस ने संकेत दिए थे कि इस तरह से बदलाव करोगे आप तो सफल रहोगे। उसी तरह से शेष जो सीटें थी, शेष जो लगभग 83 सीटें, बाकी 83 सीटों में से 23 सीटों में नए चेहरे को उतारा गया। तो कुल मिला के 63 नए चेहरे उतारे गए भाजपा के द्वारा, और इन नए चेहरों के जीत का अनुपात लगभग 92% है। कुछ हारे हैं, बाकी सब जीते हैं। तो एक बड़ा फार्मूला वहाँ काम कर गया। बहुत गुजरात मॉडल की भी चर्चा होती रही। गुजरात मॉडल को लेकर पूरे देश में ये लोग चर्चा करते हैं, भाजपा के हमारे साथी। तो मुझे लगता है कि गुजरात मॉडल को भले ही दूसरे प्रांत के लोग स्वीकार न करें,
लेकिन गुजरात मॉडल को गुजरात के जनता ने स्वीकार किया, ऐसा मुझे लगता है, और इसीलिए बम्पर वोट उनको दिया। चौथी महत्वपूर्ण बात यही थी कि ओवैसी और आम आदमी पार्टी की उपस्थिति से हमको पहले शुरू से ही लग रहा था, ऐसा लग रहा था चुनाव के लगभग 2-2.5 महीने 3 महीने पहले से, कि इसमें कांग्रेस को ही नुकसान होने वाला है। और कांग्रेस ने भी बहुत बेहतर कैंपेन, जो जिस तरह से अपन ने कैंपेन हिमाचल प्रदेश में देखा, दूसरे प्रांतों में देखते हैं उनका कैंपेन, उस तरह का कैंपेन का अभाव सदैव दिखाई देता रहा। स्वयं जो बड़े नेता है, सिर्फ यदि हम खड़गे जी को छोड़ दें तो राहुल गांधी भी 2 बार 2 दिन के लिए पहुंचे, बाकी कोई बड़ा नेता वहां पहुंच नहीं पाया। और एक बहुत बड़े रणनीतिकार थे वहाँ, नाम भूल रहा हूँ मैं, मिलाप जी नाम क्या था उनका, जो गुजरात से रणनीति बनाते थे, उनके निधन के बाद गुजरात में एक अभाव देखा जा रहा था जी। और उसका भी खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा। लेकिन हाँ, आपने चर्चा करी हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में ठीक है, बहुमत से लगभग 5 सीट ज्यादा, 6 सीट ज्यादा लगभग प्राप्त करी है कांग्रेस ने। लेकिन हाँ, वहाँ अभी एक बड़ा पेच, जैसा कि आप कह रही थी, बड़ा पेच वास्तव में फंसा हुआ है। प्रतिभा सिंह या उनके सुपुत्र, जो प्रतिभा सिंह तो अभी विधायक नहीं बनी है, लेकिन वो प्रदेश के अध्यक्ष, उनके सुपुत्र हैं विक्रमादित्य सिंह जी। तो इन लोगों के बीच जो है तय होने की बात चल रही कि दोनों में से किसको मुख्यमंत्री का, लेकिन और बहुत सारे चेहरे हैं, 4-5 और चेहरे हैं जो सक्रियता से पूरे चुनाव को लड़े हैं। आधार स्तंभ बनाने के लिए, जीत के आधार बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में उनका बहुत योगदान रहा है। बैठकों का दौर जारी है, मेरे अंदाज से हो सकता है देर रात तो कोई बात सामने आ जाए, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री पद को लेकर के वहाँ जिस तरह से खींचतान चल रही है वैसा गुजरात में नहीं है। गुजरात में तो मोदी ने पहले ही संकेत दे दिया था, आज से लगभग 15 दिन पहले ही संकेत दिया था। उनने कहा था भूपेंद्र पटेल से कि आप मुझसे ज्यादा सीट जीत के आइए, जब मैं 137 सीट जीता था, मुझसे ज्यादा सीट जीत के आइए, मेरा रिकॉर्ड तोड़िए, इस तरह की बात करके उसने संकेत दे दिया था कि उनके ही नेतृत्व में इस बार फिर से सरकार का गठन होगा, और वही हो रहा है लगभग। चलिए कांग्रेस का रुख कर लेती हूँ सर, आपके पास आऊंगी। नीलाभ शुक्ला जी, जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि जो मोदी मैजिक है, या यूं कहा जाए कि मोदी के चेहरे के नाम पर ही बीजेपी तमाम चुनाव जो लड़ती आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में ये क्षमता आखिर क्यों नजर नहीं आती कि पहले वो कैंडिडेट तय कर लें कि किनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। हालांकि प्रतिभा सिंह लगातार ये कह रही है कि वीरभद्र जी का जो है विकास के नाम पर, उनके मॉडल के नाम पर जनता ने उनको चुना है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक एक करके दावेदार निकल कर आए, तो ये कहा जा सकता है कि क्या अभी भी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। 3 बजे बैठक होनी थी, 6 बजे का समय दे दिया गया, उसके बाद भी लगातार घमासान देखा जा रहा है, तो आखिर क्यों नहीं कोई चेहरा, स्पष्टता या फिर ट्रांसपेरेंसी कि आखिर चुनाव जीतने के बाद क्या स्थिति होनी चाहिए किसी भी प्रदेश में। देखिए, हिमाचल की जहां तक बात करूं, कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र बहुत खुला है। ये कांग्रेस पार्टी खूबसूरती, यहाँ पे हिटलरशाही नहीं चलती है। तो यहाँ पर सबके सम्मिलित राय से, सबके सम्मिलित निर्णय से जो योग है उसे सदैव सौंपा जाएगा। मुझे चंद्रा तिलावन जी की बात सुनाई नहीं रही थी, उनकी वॉइस मेरे पास आ नहीं रही थी, पता नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम रही। भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश से, देवभूमि से भारतीय जनता पार्टी को, कथित धर्म की आडंबर करने वाली पार्टी को वहां की जनता ने रुखसत कर दिया, बाहर निकाल दिया है। कांग्रेस के हाथ में शासन चला गया, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तकड़ी है, पहाड़ों से चली है जीत कांग्रेस की, नीचे तक अब जाएगी। भाजपा ने एमसीडी गवा दिया, भाजपा ने राजस्थान चुनाव हार गई, भाजपा छत्तीसगढ़ चुनाव हार गई, भाजपा उत्तर प्रदेश मैनपुरी लोकसभा से योगी फैक्टर खत्म, वहां से भी हार गई। बीजेपी खतौली हारी, भाजपा बिहार उपचुनाव हारी, भाजपा उड़ीसा उपचुनावी लंबी फेरिस्त से इनकी हार गई। रहा सवाल गुजरात का, अभी गुजरात के नाम से ढिंडोरा पीट रहा है। कांग्रेस 77 से 17 पे आ गई सर, वो भी देखा आपने? जी, कांग्रेस 77 से 17 पे आ गई, वो नहीं देखा आपने? देखिए, गुजरात में मतलब गुजरात जीतने का सबसे बड़ा कारण है गोधरा कांड के बाद से इन्होंने गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दिया था। हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा, उस प्रयोगशाला में लगातार
प्रयोग करते रहे। वहाँ की जनता बिल्कुल भ्रमित कर रखा है इस तरह से हिंदू मुस्लिम फैक्टर पे। तो ये प्रयोगशाला हिंदू मुस्लिम की बनी, वो फैक्टर इनका अभी तक चल रहा है, उससे लगातार प्रयोग भी करते जा रहे हैं। मतलब कोई विकास की बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं हिंदू मुस्लिम, तो ये फैक्टर इनका, ये तीर इनका चल रहा है। दूसरी बात, अमित शाह मोदी चूंकि गुजरात से आते हैं, एक वही फैक्टर ने काम किया कि स्थानीय गुजराती लोग हैं, तो उसको भी एक फैक्टर काम किया। देखिए, हमें जनादेश स्वीकार है, जनता का जो मत है उसको हम हर्ष स्वीकार करते हैं। हम लेकिन नीलाभ जी, जनादेश मिलने के बाद भी चेहरा स्पष्ट नहीं है कि आखिर उस पद का दावेदार कौन होगा, सत्ता पर काबिज कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। आखिर ये स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हो पाती? मैंने नहीं कहा कि जो योग्य होगा वो सबकी सम्मिलित राय से किया जाएगा। इसे आप ये मत समझिएगा पर बीच में खींचतान चल रही, सबसे योग्य कौन है उसके चयन में प्रक्रिया में देर हो रही है। आप ये समझिए बात को। गुजरात का चुनाव जो हुआ, गुजरात चुनाव में आप लोग सैकड़ों वीडियो में दिखा सकता हूँ। जी, नीलाभ जी, प्रदर्शन भी देख रहे होंगे आप, जहां पर प्रतिभा सिंह जी के नेतृत्व में जो उनके समर्थक है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ से जो सुखविंदर सिंह सुक्खी है वो नजर आए, उनके समर्थक नजर आए। तो कहीं ना कहीं आपसी खींचतान तो कांग्रेस में ही नजर आ रही है। ये खींचतान नहीं होती, हर आदमी की इच्छा रहती है कि उसके समर्थक उसका वो चाहते कि हमारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो सही योग्य होगा उसे बनेगा, उसका सबका समर्थन रहेगा। इसे खींचतान मत देखिए, सबके सहयोग से सरकार बनी है। जी, क्या कहेंगे आशीष जी? जी, देखिए, गुजरात की जो हमारी जीत है वो वास्तव में हमारी विकास की जीत है, क्योंकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने लगातार केंद्र सरकार के माध्यम से विकास को किया। प्रदेशों में हमारे मुख्यमंत्रियों ने मेहनत की और उसका परिणाम हुआ कि हम वहां पर भी विकास हुआ। साथ ही साथ विकास के मुद्दे पर ही हम आने वाले समय पे भी काम करने वाले हैं, क्योंकि विकास इस देश का बड़ा मुद्दा है जी। और मैं ये कहूंगा कि जब से देश आजाद हुआ तब से लेके अब तक कांग्रेस ने जो शासन किया या कांग्रेस समर्थित सरकारों ने शासन किया, तो उनका जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो देखने में आता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने तुलनात्मक रूप से समय को बचाया है और शीघ्रता के साथ काम किया है। यही कारण है कि आज देश के अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूती के साथ में स्थापित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में हमारे साथ में विकास के मुद्दे के साथ में हमारी सारी चीजें स्पष्ट भी रही हैं। जैसे कि हमने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके रखा कि हाँ, आपको टिकट नहीं लड़ना है, नए चेहरों को मौका देना है, क्योंकि मोदी जी ने स्पष्ट रूप से, अभी आपको याद होगा पिछले दिनों भी एक चर्चा की है कि संसद में भी नए सांसदों को बोलने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए ताकि नई पीढ़ी तैयार हो। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उन्होंने यही प्रयास किया कि गुजरात के अंदर भी एक नई टीम तैयार हो, नए लोग तैयार हों, और इसी पर काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हम जीत के करीब आ गए। साथ ही साथ नए लोगों के अंदर एक उत्साह तो होता ही है काम करने का, और इसके साथ में जो सबसे बड़ा हमें लाभ हुआ उधर पे, वो ये विकास के मुद्दे का लाभ हुआ। लेकिन आशीष जी, एक नुकसान ये भी है कि जिस प्रकार से हिमाचल में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद विपक्ष का जो है कहीं ना कहीं उसका मनोबल बढ़ गया है, जोश हाई हो गया है। जहां पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो है एक राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर निकल कर आए, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी 5 अंक के साथ आगे आई है, तो वहीं कांग्रेस का भी जो है वो दमखम नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब 2024 के लिए कड़ी टक्कर देता हुआ विपक्ष नजर आएगा आपको। देखिए, जो हिमाचल की बात है, मैंने देखा है कि भारत के कुछ राज्यों में एक स्वभाव है मतदाताओं के अंदर कि वो समय समय पर परिवर्तन की ओर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल के मतदाताओं में परिवर्तन। आशीष जी, रोकना चाहूंगी एक बार नीलाभ जी की जरा टेक्निकल जो फॉल्ट है उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। ये भी मैंने महसूस किया है कि हिमाचल में जो परिवर्तन का रुख था, उसके साथ ही साथ ये भी ध्यान में आ रहा है कि हम अपने कुछ जो असंतुष्ट थे उन्हें मना नहीं पाए, और हमने जो विकास का काम किया उस विकास की बातों को कई मतदाताओं तक पहुंचा नहीं पाए। ये हमारी कुछ कमियां नहीं है जिन पर हम मंथन करेंगे, और आने वाले समय में जो चुनाव हैं उनकी तैयारियों को हम स्पष्ट रूप से करेंगे। बिल्कुल, चिंतन मंथन जश्न एक साथ चल रहा है और उस बीच 2024 का ट्रेलर इसे कहा जा रहा है। खिलावन चंद्राकर जी, क्या कहेंगे इसको? ट्रेलर के तौर पर अब कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 2024, क्योंकि गुजरात की जो बंपर जीत है सारा फोकस वहां पर है, हिमाचल में ये कहा जा रहा है कि वो तो रिवाज है। तो किस तरीके से राजनीतिक जो भाषा है, क्योंकि जहां कांग्रेस का ये कहना है कि हमने जिस तरीके से ट्रेंड को बदला है, हिमाचल मतलब पहाड़ की जो जनता है उन्होंने विश्वास किया, मोदी जी की नीतियों को नकारा, विकास के मॉडल को नकारा, गुजरात मॉडल
को नकार दिया। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत पर अपनी अपनी पीठ थपथपा रही हैं। क्या कहेंगे? वहीं आम आदमी पार्टी का भी जोश हाई नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि हम कड़ी टक्कर देते हुए अब आगामी चुनाव में नजर आएंगे। निश्चित रूप से मैं इसको न सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित 6 राज्यों के जो चुनाव होने हैं 23 में, उसका टेलर मानता हूँ। साथ ही साथ जो 24वें लोकसभा का चुनाव होना है उसका भी टेलर मानता हूँ। और मुझे लगता है गुजरात में जो कुछ हुआ, गुजरात में जिस तरह से सफलता प्राप्त की पार्टी ने, तो मुझे लगता है कि उसी तरह की बातों को वो हर जगह, उसी तरह के फार्मूले को हर जगह अपनाएंगे। सीटें बदली जाएंगी, जैसा कि मैंने कहा पिछली बार भी जब 18 में चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश की बात करूं मैं तो मध्य प्रदेश में आरएसएस ने कहा था 80-85 सीट आप बदल दीजिए, नए चेहरों को अवसर दीजिए, 70 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको इस बार अवसर न दीजिए। लेकिन हाँ, कुछ मजबूरियां रहती है पार्टियों की, राजनेताओं की, तो इसलिए उन मजबूरियों के तहत जो सिर्फ 40 नए चेहरे बदले गए थे बीजेपी की। आखिर में हुआ ये कि 7-8 सीट से कम रह गए बहुमत से बीजेपी। तो मुझे लगता है कि इस बार जो गुजरात फार्मूला है उसको पूरी तरह से पालन किया जाएगा, ऐसा मेरा अंदाज है। और उसी तरह की बातें न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ सहित अन्य जो 6 प्रांतों में चुनाव होने हैं वो भी उसका भी यही लगभग दोहराया जाएगा वहां भी, ऐसा लग रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश जैसी जगह पे जिस तरह से बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है अभी से, कईयों में घबराहट है। कई विधायक जो ठीक से परफॉर्मेंस नहीं है जिनका, कई ऐसे 70 साल से ज्यादा उम्र दराज के विधायक, उनके दिलों की धड़कनें बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि यदि गुजरात के फार्मूले को यहाँ अपना के न सिर्फ टिकट का वितरण किया जाए बल्कि गुजरात में जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से पूरी ताकत झोंक के चुनाव लड़ी गई, इस तरह का चुनाव यदि लड़ा जाए तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बेहतर अवसर यहाँ मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में पैदा हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस भी हिमाचल प्रदेश के परिणाम से बहुत उत्साहित है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी का जादू सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही चला है। आप किसी सारे उपचुनाव को देख लीजिए, यदि आजमगढ़ को छोड़ दें, हम एकमात्र रामपुर को छोड़ दें, तो बाकी सब जगह जो है मोदी या भाजपा के खिलाफ। मैनपुरी, खतौली, जिस प्रकार से वहां पर हार हुई है, कहीं ना कहीं अब ये बीजेपी के लिए मंथन का विषय हो गया है। निश्चित रूप से मंथन का विषय हो गया। एमसीडी के चुनाव दिल्ली में आप मोदी का जादू नहीं चला पाए, आप हिमाचल प्रदेश में मोदी का जादू नहीं चल पाया, छत्तीसगढ़ में उपचुनाव में, राजस्थान के चुनाव में नहीं चल पाया। तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ गुजरात तक सीमित उसकी लोकप्रियता होती जा रही है, ऐसा एक संकेत है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन उपचुनाव के परिणाम से ये संकेत तो जरूर मिलते हैं सुनीता जी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं संकेत बहुत अधिक हैं और ये संकेत बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी। नीलाभ जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी नीलाभ जी, जिस प्रकार से जो संकेत मिल रहे हैं, जिस प्रकार से खिलावन चंद्राकर जी का कहना है कि मोदी मैजिक या फिर गुजरात मॉडल, गुजरात में तो चल गया, हिमाचल में नहीं चल पाया, उत्तर प्रदेश में हमने मैनपुरी सीट देखी, खतौली देखी, वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बहुत पीछे नजर आई। लेकिन कांग्रेस के लिए भी ये बड़े चिंतन और मंथन का विषय है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हिमाचल में जो एक संजीवनी मिलती नजर आई, 5 रैलियां प्रियंका गांधी वाड्रा ने की, लेकिन उसके बाद अब जो स्पष्ट स्थिति होनी चाहिए वो नहीं दिख रही। क्या जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनादेश दिया है, उसके बाद अगर शीर्ष नेतृत्व उस तरीके से अपना चेहरा, या यूं कहा जाए किस तरीके से कौन उस पद का दावेदार होगा जिसको लेकर आप चुने गए हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पाएगी, तो आगामी चुनावों के लिए क्या एक नया संदेश आप देकर जाते हैं? वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जहां पर प्रियंका गांधी रैलियां करती नजर आई, वहीं राहुल गांधी नजर नहीं आए वहां पर, दूसरी तरफ सोनिया गांधी जी नजर नहीं। हालांकि हवाला दिया गया कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी हैं, सोनिया गांधी जी की तबियत खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एकजुटता जो नजर आनी चाहिए थी अगर दिखती, तो वाकई गुजरात में भी कुछ आपको सीटें अधिक हासिल हो जाती। क्या कहेंगे? देखिए, आप जो कह रही है, हिमाचल में जो चेहरा आएगा, जो सर्व संबंधित आएगा, सबके सम्मिलित राय से आएगा, तो कहीं इसमें हमारा मैंने कहा हमारा आंतरिक लोकतंत्र बहुत खुला है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आजादी, हमारा एक लड़ ही नहीं है।
अब मैं गुजरात की बात कर दूं आपको, गुजरात में चुनाव में मैं आपको सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है जहाँ चुनाव का हाईटेक किया गया, ईवीएम का दुरुपयोग किया गया, कितनी रैलियां प्रियंका जी ने की, कितनी रैलियां राहुल जी ने की, कितना दमखम गुजरात में आपने दिखाया? देखिए गुजरात में तो पूरी तरह दमखम, प्रधानमंत्री देश का काम छोड़कर सड़कों पर उतरा और अपने गुजरात को संभालने में लग गए। इस तरह से उन्होंने सर बीजेपी के तो कहा ही जाता है कि 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। किया गया जी। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में थे, प्रियंका जी भी ने भी, जो हमारी पूरी टीम गुजरात के लिए काम की, लेकिन अचानक गुजरात का जो चुनाव था अलग ढंग से उन्होंने लड़ा है। ये पार्टी गुजरात से चली थी, गुजरात तक ये सिमट जाएगी। ये आपको बता दूं, मैं भविष्य की घोषणा कर रहा हूँ आज ही। 2000 ये गुजरात से चले थे, गुजरात में आप तो खिलावन जी की बात कह रहे हैं, आप तो सर अपनी बात रखिए। होने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पहाड़ों से एक आंधी चल रही कांग्रेस की, ये पूरे देश में छा जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तिलकुल तरफ बढ़ जाएगी। इनका आप हर जगह देख लीजिए, इनका योगी फैक्टर खत्म हो गया, मोदी फैक्टर सिर्फ गुजरात तक सिमट गया है, क्योंकि चूंकि गुजरात से ही आते और उन्होंने पूरी तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और उसके बाद ही चुनाव जीते। तो ये इनकी आत्मचिंतन इन्हें करना, कांग्रेस तो उत्साह भरी हुई है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में एक पूरे नीलाभ जी, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं, आशीष जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि चिंतन मंथन हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस ये बात क्यों नहीं कहती कि चिंतन मंथन हम भी करेंगे, जो स्थिति हमारी कांग्रेस की गुजरात में हुई है? मैंने आपसे पहले कहा, हम अगर एक सीट भी हारते हैं तो हम चिंतन मन करते हैं, हमें जनादेश स्वीकार है, हम जनादेश का अपमान कभी नहीं करते। तो हम चिंतन मन करेंगे, आत्मावलोकन करेंगे, ये तो हर पार्टी को करना चाहिए। अगर आप एक सीट भी हारते हैं तो भी चिंतन मन करना चाहिए, ये तो सतत प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी चिंतन मनन नहीं, विचार करना चाहिए कि इनका जो झूठ का गुब्बारा था, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जिस तरह हिंदू मुस्लिम फैक्टर लेकर ये देश को भ्रम में फैलाकर मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाकर जो चुनाव लड़े थे, इनको हटाने की कवायद देश से शुरू कर दी। विचार का प्रश्न है जी। सर समय की कमी है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रतिक्रियाएं जो आपने दी हैं, इसमें स्पष्ट ये भी हो जाता है कि जहां पर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं पर चिंतन करने की आवश्यकता हिमाचल में भी है कि अभी किस तरीके से जो बैठक होनी है, पर्यवेक्षक दल वहां पहुंच चुका है, उसके अलावा राजभवन पर भी जो है प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चिंतन करने की आवश्यकता है। वहीं बीजेपी को भी ये सोचना होगा कि हिमाचल के हार के बाद जो विपक्ष लगातार अब आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां कर रहा है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां होगी, क्या कुछ रणनीति होगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी से आशीष तिवारी जुड़े, सर बहुत धन्यवाद आपका। नीलाभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खिलावन चंद्राकर सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से जीत हुई है गुजरात में, बंपर जीत हुई है बीजेपी की, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में रिवाज को तोड़ते हुए कांग्रेस जो है बड़े दमखम के साथ जनादेश प्राप्त करती नजर आई। लेकिन लगातार अब उस पद पर कौन बैठेगा, कुर्सी पर कौन काबिज होगा, यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसको लेकर घमासान लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि गुजरात और हिमाचल के नतीजे क्या तय करेंगे 2024 की तस्वीर, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। दीजिए इजाजत, बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।